मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फिलहाल बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगी, एक दूसरे को लात मारने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अगर सरकार गिरती है तो दोहरा नुकसान होगा दोनों पार्टी को। सब थोड़ा उदित प्रश्न है कि जाएंगे क्या? अगर आप बीजेपी से तोड़ते हैं रिलेशन, तो फिर क्या आपको ऐसा लगता है कि 2014 की तरह लालू यादव बैठे हुए हैं जो कि आपको सीधे गले लगा लेंगे? यहाँ तेजस्वी यादव बताइए। नहीं बिल्कुल, देखिए वो गले लगा लेंगे। अभी राजद तेजस्वी को गद्दी बिहार का देकर खुद ये निकलेंगे दिल्ली की तरफ। ये क्या तार्किक लगता है कि तेजस्वी को नीतीश कुमार आरजेडी को बिहार सौंप के वो केंद्र की राजनीति तो दिल्ली जाना है जिसको तो बिहार सौंपना नहीं पड़ेगा। क्या इनके पार्टी में नहीं है क्या? आरसीपी सिंह नहीं है, ललन सिंह नहीं है, क्या इनको नहीं देंगे ये? हाँ, 24 में इनका प्लानिंग है, इस बात को माने कि 24 में ये खुद को प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करेंगे। तो उस स्थिति में बिहार तेजस्वी को देने में क्या जा रहा है? लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि क्या आपको लगता है, ये आप बात बोल रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव यहाँ पर सीएम बन जाते हैं और जदयू को क्या वैसा समर्थन मिलेगा? जदयू क्या पार्टी रह पाएगी? प्रधानमंत्री का चुनाव जो है कभी भी सवर्ण और बैकवर्ड पर नहीं लड़ा जाता है, नहीं लड़ा जाता है। लेकिन अभी का जो स्थिति है, आपको लग रहा है कि अभी कोई ब्राह्मण या राजपूत या भूमिहार कोई खड़ा हो जाएगा प्रधानमंत्री दावेदारी? देखिए आप इतिहास देख लीजिए कि भारत का प्रधानमंत्री मैक्सिमम जो है फॉरवर्ड ही रहा है। बीजेपी जो ब्राह्मण और बनिया की पार्टी कहलाती है, आज से नहीं, जब से इसका गठन हुआ 1980 में जब जनसंघ बना तब से, और इसके जो संगठन है आरएसएस, वहां तो सभी ब्राह्मण लोग ही बैठे हुए हैं। लेकिन ये जहर इसीलिए पिया गया बीजेपी के द्वारा कि सरकार चले। इसलिए ये कहना गलत है कि बीजेपी चाहती है सरकार गिरे। मानी जी चाहते हैं कि सरकार गिरे। क्या बिहार में नीतीश कुमार की जो सरकार है वो गिर जाएगी? क्या हम और वीआईपी अपने आप को एनडीए से अलग कर लेंगे? इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी। एक तरफ हैं उदीप्त आर्यन और दूसरी तरफ आदेश पुरी हैं। उदीप्त जी, पहला तो ये रहेगा कि क्या बिहार में सरकार गिर जाएगी? नीतीश कुमार की जो सरकार है, जो 16 सालों से चली आ रही है, वो गिर जाएगी? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार या फिर 16 साल से लगातार इन्हीं की सरकार है। कई बार गिरी है, कई बार बनी है। याद कीजिए ना, जब लोकसभा का परिणाम आया था, रिजल्ट आया था 2014 में, तो खुद ही रिजाइन कर दिए थे हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद फिर महागठबंधन से हाथ मिला लेते हैं, माफ कीजिएगा, राजद से हाथ मिला लेते हैं, फिर वो सरकार भी गिर जाती है। रातों रात सुशील मोदी पहुंच जाते हैं अपना फाइल लेकर। तो कई प्रकरण बिहार में हुए नीतीश कुमार के राज्य में। अब अभी ये चर्चा इसलिए रेलेवेंट हो जाता है कि क्या सरकार गिरेगी। कई प्रकरण हमें देखने को बिहार में मिल रहे हैं, इस पर हम अपना पक्ष रखेंगे। आदेश पुरी भी से भी पक्ष हम कहेंगे कि रखेंगे अपना। देखिए, मेन जो जहां पर पूरा चर्चा केंद्रित होगा हमारा, वो मांझी और सहनी प्रकरण है। क्योंकि बीजेपी अभी उस स्थिति में नहीं दिखती है कि वो रिस्क लेने जा रही है कि सरकार गिर जाए। आप समझिए, यूपी में चुनाव है, धुआंधार प्रचार चल रहा है। वहां पर मुलायम सिंह के कहने पर अखिलेश यादव जो है वो ब्राह्मणों को एक करने में लगे हुए हैं, अपना वोटर बनाने में। चूंकि अभी जो ताजा रिपोर्ट आई योगी सरकार की, वहां के थानों में करीब 26% सिर्फ ठाकुर भर दिए गए हैं, एसपी डीएम कलेक्टर से लेकर, जिसे लेकर ब्राह्मण खुद को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और यही फॉर्मूला दिया गया है मुलायम जी के द्वारा, मुलायम सिंह यादव के द्वारा। तो अखिलेश यादव गोलाबंदी में लगे हुए हैं ब्राह्मणों के। तो वैसे स्थिति में बीजेपी उस स्थिति में नहीं है कि अभी वो किसी तरह का रिस्क लेगी, खासकर बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य में सरकार गिराने का। अब देखिए, कुछ एंगल्स हमें ऐसे लग रहे हैं, चाहे जातीय जनगणना का मामला हो, विशेष राज्य के दर्जे का मामला हो, इन सभी बातों पर लग रहा है कि दोनों पार्टी में तनाव है भी। अभी परसों खबर आया कि जातीय जनगणना छोड़िए, अब तो देश में गणना ही नहीं होगा। जो वैक्सीन पड़े हैं उसके आधार पे काउंटिंग हो जाएगा कि देश की आबादी कितनी है। उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिक्रिया इस पर आ गई। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, करीबी है नीतीश कुमार के, साफ कह रहे हैं कि होना चाहिए। कल राबड़ी देवी का हमने बयान सुना। तो ये सब मिला जुला कर लग रहा है कि कहीं ना कहीं खटास है रिश्ते में जेडीयू और बीजेपी के। एक बात और, विशेष राज्य का दर्जा भी हमें नहीं भूलना चाहिए। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर नीतीश कुमार मांग किए हैं, खासकर तब वो मांग उठा जब नीति आयोग की रिपोर्ट आती है। बिहार बेरोजगार है, बिहार गरीबी रेखा के नीचे है आधा बिहार, शिक्षित है, फिर स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित नीति आयोग की रिपोर्ट बताई कि बिहार 18वें नंबर पर है। तो ये सब प्रकरण बिहार में चला, जिसके बाद ये लगा कि दोनों पार्टियों के बीच तालमेल सही नहीं बैठ रहा है। इसके बावजूद
ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फिलहाल बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगी, एक दूसरे को लात मारने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अगर सरकार गिरती है तो दोहरा नुकसान होगा दोनों पार्टी को। अब पेच फंसा कहां पर? पेच तब फंसा जब जीतन राम मांझी ब्राह्मणों को गाली दे देते हैं। वो गाली वाला वीडियो आपने देखा होगा, कालिदास रंगालय में एक सभा था भूया समाज का, उसमें वो गाली दे देते हैं। इस पर दोनों पार्टी चुप क्यों रही? इसका कारण समझिए। बीजेपी से एक दो नेता जो खुलकर बोले, गजेंद्र झा, वो बोले नहीं, वो तो खैर इनाम रख दिए थे इसलिए पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया। मिथिलेश तिवारी बोल रहे थे और कोई बड़ा ब्राह्मण नेता इस पर बोलने से खुद को बचे, मतलब ना अश्विनी चौबे बोले ना मंगल पांडे बोले, ब्राह्मण नेता ना है ये लोग। गिरिराज सिंह भी भूमियार ब्राह्मण है, लेकिन उनका एक भी ट्वीट इस पर नहीं आया। सबसे बड़े नेता मानते हैं अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुत्व का जो झंडा है बिहार में लेकर चलने वाला व्यक्ति गिरिराज सिंह ही है। जी बिल्कुल। वो भी चुप रह जाते हैं। बाबा जी को गाली पड़ता है, लेकिन क्या कारण था इसके पीछे? इसके पीछे यही कारण था कि अगर मांझी अपना समर्थन खींच लेते हैं, उनकी पार्टी में 4 विधायक हैं, 3 उनके अपने परिवार से हैं, तो जो 126 का शायद आंकड़ा है, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन सरकार जो है वो गड़बड़ा जाएगी। मतलब इस स्थिति में पहुंच जाएगी कि अगर 1-2 विधायक और खसका तो सरकार गिर जाएगी बिहार में। यही एक प्रमुख कारण समझ में आता है कि बीजेपी चुप थी। नहीं तो बीजेपी जो ब्राह्मण और बनिया की पार्टी कहलाती है, आज से नहीं, जब से इसका गठन हुआ 1980 में जब जनसंघ बना, तब से, और इसके जो संगठन है आरएसएस, वहां तो सभी ब्राह्मण लोग ही बैठे हुए हैं। लेकिन ये जहर इसीलिए पिया गया बीजेपी के द्वारा कि सरकार चले। इसलिए ये कहना गलत है कि बीजेपी चाहती है सरकार गिरे, मांझी जी चाहते हैं कि सरकार गिरे। और सबसे बड़ा सवाल कि मांझी जी से बुलवाया कौन? जीतन राम मांझी से ही कौन बुलवा रहा है? दूसरी तरफ अगर हम मुकेश सहनी के प्रकरण को देखें तो वो 474 की बात करते हैं। अभी ताजा एग्जाम्पल लीजिए आप, बोचहा विधानसभा, जहां से मुसाफिर पासवान का निधन हो गया, डेथ हो गया मुसाफिर पासवान का। इन्हीं के पार्टी से थे वो विधायक, वीआईपी से विकासशील इंसान पार्टी। अभी जो खबर आ रही है कि बीजेपी अब उस सीट की गोलाबंदी में लग गई है। बीजेपी वो सीट मुकेश सहनी को नहीं देने जा रही है। और मुकेश सहनी क्या चाह रहे हैं कि यूपी में उन्हें 10-12 सीट दे दिया जाए, 3-4 विधायक उनके जीत जाएं और बीजेपी के कंधे पर चढ़ के वो लखनऊ असेंबली में एंट्री पा लें। क्योंकि अगर एक बार एंट्री पा लिया तो फिर उस राज्य में वो पार्टी स्थापित हो जाएगी। मतलब बिहार में भी अपने आप को स्थापित कर लिया, यूपी में भी मेन उनका, बिल्कुल मेन उनका टारगेट वही है। और यही कारण है कि बार बार बीजेपी से वो 474 का बात करते हैं कि हमारे पास 4 है, हम खींच लेंगे तो सरकार गिर जाएगा। बिहार में गिरा देंगे, यूपी में तुम अपने कंधे पर हमको बैठा लो, नहीं तो बिहार में गिरा देंगे सरकार। तो ये पूरा प्रेशर पॉलिटिक्स है। प्रेशर पॉलिटिक्स के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना होगा कि अगर मांझी चाहेंगे, यानी जीतन राम मांझी चाहेंगे और सहनी चाहेंगे, तो बिहार में आसानी से सरकार गिर सकती है, एकदम आसानी से सरकार गिर सकती है। भले जातीय जनगणना का मामला फंसा हो, विशेष राज्य का दर्जा फंसा हो, लेकिन बीजेपी और जेडीयू रिस्क नहीं लेने जा रही है। आप देखिए मुजफ्फरपुर में जो सभा हुआ था समाज सुधार यात्रा का, उसमें भी मुकेश सहनी गायब थे। जी बिल्कुल। लेकिन बीजेपी के जितने लीडर्स हैं वो सभी मन साझा कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, और हंसते हुए मन साझा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई टेंशन दिख रहा है, कोई कलह दिख रहा है। आज भी देख लीजिए, वही बता रहा हूं कि एकदम आराम से। जी बिल्कुल। तो यही स्थिति है। क्या लगता है गिरेगी सरकार? देखिए, सरकार तो चांस है गिर जाए, गिरा दिया जाए, लेकिन इतना मैं उदित की बातों से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। सरकार जब भी बिहार में गिरेगा तो वो बीजेपी या जदयू ही गिराएगी, क्योंकि 2-3 कारण है। अगर मांझी के बारे में कहा जा रहा है, मांझी अगर सरकार गिराते हैं फिर कहाँ जाएंगे? 4 विधायक लेके और महागठबंधन में भी जाते हैं तो उनके बेटा मंत्री पद से हटेंगे। फिर से है, अभी जो वो सत्ता में रह के जो सत्ता का सुख ले रहे हैं इनडायरेक्टली रूप से, वो उनके पास नहीं रहेगा। देखिए, मांझी जो है वो अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। शुरू से मांझी का जो है उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा रहती है। अभी फिर से वो एमएलसी की बात मांग करते हैं, 1000 करोड़ रुपए का मांग कर देते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी मांझी की स्थिति केवल धमकी देने वाली है, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पहली बात। दूसरा बात, वीआईपी का जो है, तो वीआईपी के साथ भी वही स्थिति है। वीआईपी, आपको याद होगा जब सरकार में जब गठबंधन किया गया था तो उसमें वीआईपी के पास ये शर्त रखा गया था कि उनके पार्टी उनका रहेगा, लोग जो रहेंगे वो बीजेपी के रहेंगे। तो मुकेश सहनी के साथ जो विधायक हैं वो उनके साथ खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे, ये सबसे बड़ा शक है। और उसके साथ भी ये भी प्रॉब्लम आता है कि अगर मांझी और ये दोनों अलग भी होते हैं तो क्या महागठबंधन में उनको उतना ही सम्मान मिल पाएगा जो अभी इनको अभी यहाँ मिल रहा है, ये प्रश्न है।
दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो बात चल रहा है कि बीजेपी का लेकर, तो बीजेपी को लेकर उदित से मैं सहमत हूं कि बीजेपी अभी बिहार में कभी भी उस सिचुएशन में नहीं रही है कि वो सरकार गिराए। सरकार में रहते हुए कभी उसने ना ऐसा किया है, ना उसका कोई अभी भी उसका देखने का कोई लक्षण दिखाई दे रहा है। हाँ, इतना है कि जदयू कर सकती है। देखिए, जदयू भी एक जो है वो अपने घटते वोट के आधार को बढ़ाने के प्रयास में है। देखिए, जातीय जनगणना और फिर से विशेष राज्य, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो कि नीतीश कुमार के द्वारा उठाया गया है। अगर इसमें उनको सफलता मिलती है तो सीधे श्रेय इसका नीतीश कुमार को जाएगा। ये इनका बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन सबसे बड़ा बात समझना चाहिए कि बीजेपी ने आज तक नीतीश कुमार को केवल बिहार तक ही बांध के रखा है। बिहार से आगे का कोई भी डिमांड इनका नहीं माना गया है, एक्सेप्ट लोकसभा इलेक्शन को छोड़कर, क्योंकि उसमें जो है सीट जीतना रहता है, सरकार बनाना रहता है। इसके अलावा इन्होंने स्पेशल राज्य का मांग किया, चाहे यही पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, या फिर वो जो नेशनल हाईवे है कि बनारस से पूर्वांचल एक्सप्रेस को पटना तक लाया जाए या बक्सर तक लाया जाए, कोई भी डिमांड नहीं माना जाता है। इनका है कि बिहार में आप जो मांगिएगा वही हम देंगे। ये गए सर्वदलीय बैठक लेकर गए दिल्ली, बात सुना गया, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया कि हम नहीं कराएंगे। फिर से स्पेशल स्टेटस वो रघुराजन समिति ही खत्म कर चुकी है, तो बिहार को कहाँ मिलने वाला है? अब बिहार के नेता ही बोलते हैं कि हम तो उससे ज्यादा पैकेज आपको दे रहे हैं। तो देखिए, इस पर जो है नीतीश कुमार, हाँ ये हो सकता है कि लगातार इन सब मुद्दों पर इनको साइड किया जा रहा है, और ये बहुत मजबूत मुद्दे हैं जो कि नीतीश कुमार के घटते हुए वोट बैंक को बढ़ा सकते हैं। इसके आधार पर चाहे तो नीतीश कुमार अलग हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि नीतीश कुमार सरकार गिराएंगे तो जाएंगे कहां? ये सबसे बड़ा उदित प्रश्न है कि जाएंगे कहां। अगर आप बीजेपी से तोड़ते हैं रिलेशन, तो फिर क्या आपको ऐसा लगता है कि 2014 की तरह लालू यादव बैठे हुए हैं जो कि आपको सीधे गले लगा लेंगे? यहाँ तेजस्वी यादव बताइए। नहीं बिल्कुल, देखिए वो गले लगा लेंगे। अभी राजद की जो स्थिति है, लालू यादव को भी ये पता है कि जो 75 सीट आया राजद को, 75 सीट आया है ना, 74 बीजेपी को है, 75 सीट उनके बेटा के कैलिबर पर नहीं आया है। मीडिया में कितना भी लालू यादव बोलते रहे कि तेजस्वी कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, उम्मीद से ज्यादा कर रहा है, लेकिन उनको पता है कि चिराग पासवान का देन है कि बिहार में इनको इतना सीट आ गया। लेकिन नहीं अच्छा, आप सोचिए ना, आपसे एक सवाल पूछते हैं, अगर चिराग लड़ते एनडीए में रहकर तो इतना सीट देखिए इलेक्शन में तो सिचुएशन है, वो हमेशा नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ नहीं लड़े या आरजेडी के साथ नहीं लड़े तो सब कोई जानता है वो भी नहीं। ठीक है, लेकिन 75 सीट इनको नहीं आता। ये जेडीयू का देन, ये चिराग का देन है। क्या बोल रहे थे उदीप जी? एक सवाल ये भी है कि आप कह रहे हैं कि गले लगा लेंगे नीतीश कुमार को, क्या तेजस्वी यादव मानेंगे उप मुख्यमंत्री बनने के लिए? क्योंकि वो तो अपने उप मुख्यमंत्री का यहाँ बात ही नहीं है। देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत डिसिसिव होने जा रहा है, ये आप जान लीजिए। बार बार जेडीयू के लोग क्यों कहते हैं पीएम मटेरियल, आप समझिएगा। देखिए एक गुना भाग आप लोग को समझाते हैं। अगर हम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री चेहरे की बात करें, गैर कांग्रेसी बिना राहुल गांधी के, तो कौन हो सकता है? नरेंद्र मोदी किस जाति से आते हैं? ओबीसी से आते हैं। आप पूरे इंडिया का देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, राजपूत बैठे हुए हैं। राजपूत नहीं है, ओबीसी है, वो बीजेपी के ही है। शिवराज सिंह चौहान, हम तो बीजेपी के ही है ना, हम गैर बीजेपी का बात कर रहे हैं। आप महाराष्ट्र देख लीजिए, ठाकरे हैं, कायस्थ है। आप देख लीजिए उत्तराखंड, राजपूत हैं। जहां जहां बीजेपी की मतलब सरकार नहीं है, आप उड़ीसा देख लीजिए, पटना है, वो भी कायस्थ हैं। तो ब्राह्मण मतलब कंप्लीट सवर्ण लॉबी जो है वो अभी रूल कर रहा है। उसमें ओबीसी कौन हो सकता है? वो चेहरा जो मोदी को टक्कर दे, वो नीतीश कुमार हो सकते हैं। समझिएगा इस लॉजिक को। और 24 में इनका प्लानिंग है, इस बात को मानिए कि 24 में ये खुद को प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करेंगे। तो उस स्थिति में बिहार तेजस्वी को देने में क्या जा रहा है? लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि क्या आपको लगता है, ये आप बात बोल रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव यहाँ पर सीएम बन जाते हैं और जदयू को क्या वैसा समर्थन मिलेगा? जदयू क्या पार्टी रह पाएगी? जेडीयू और राजद अगर मिलकर लोकसभा लड़े, देखिए ना ये 14 में लड़ पाए मिलकर और ना 19 में लड़ पाए मिलकर, अगर मिलकर दोनों पार्टी लड़ेगी बिहार में, तो मान लीजिए कि बीजेपी को आधा नुकसान कर देगी। मतलब आज जो इनको 39 सीट है वो 16-17 पे आ जाएगा। इस बात को एडमिट 16-17 पे आ जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे? प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। हम ही नहीं बोल रहे हैं कि वो बनेंगे या नहीं बनेंगे। हाँ। जनता के हाथ सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि शरद पवार है, ममता बनर्जी है, मुलायम सिंह यादव, ये लोग समर्थन ये सब लोग खुद पाले हुए हैं सपना प्रधानमंत्री बनने का, और ये यहाँ से बड़ा स्टेट है और इनका होल्डिंग भी ज्यादा है। बिल्कुल। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि सवर्ण चेहरा सभी जगह दिखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी ब्राह्मण है,
अब ममता ठीक बनर्जी है, का वो नाम ले रहे हैं। सवर्ण और ये सब, लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव जो है कभी भी सवर्ण और बैकवर्ड पर नहीं लड़ा जाता है। नहीं लड़ा जाता है, हाँ। लेकिन अभी का जो स्थिति अगर ऐसा है, देखा जाए, आपको लग रहा है कि तो अभी आपको भारत लग रहा है का- कि अभी कोई ब्राह्मण या राजपूत या भूमिहार कोई खड़ा हो जाएगा प्रधानमंत्री दावेदारी के लिए? देखिए आप इतिहास देख लीजिए कि भी अब भारत का प्रधानमंत्री मैक्सिमम जो है फॉरवर्ड ही रहा है। पूरा गांधी परिवार देख लीजिए, वीपी सिंह देख लीजिए, बात चंद्रशेखर सही को है, देख लीजिए, बीजेपी आर.के. गुजराल को अरे देख लीजिए, बिहार में ही देख लीजिए। HD देवगौड़ा पहले जो है वो आदेश बने जी हुए थे आदेश OBC जी PM। 90 के पहले तक तो बिहार के जितने मुख्यमंत्री हुए, वो सब अगर स्वर्ण कर्पूरी समाज ठाकुर और राम सुंदर दास, ये 2-3 नाम हटा दिया जाए तो सब तो सवर्ण ही थे। हाँ तो बने वो 1990 के बाद भी आप देखिए। ये सब देखिए, ये जेडीयू का गणित है। बार बार क्यों कह रहा है लोग कि पीएम मटेरियल, पीएम देखिए मटेरियल, वो तो उनके पार्टी के लोग हैं, पार्टी के लोग तो महिमा मंडन करते ही हैं। इसीलिए तो- क्योंकि हमको जहां तक समझ में आ रहा है कि ये लोग का लेकिन यही सबसे planning बड़ा बात है कि तेजस्वी एक- को गद्दी बिहार का देकर खुद ये निकलेंगे दिल्ली की तरफ। ये क्या तार्किक लगता है कि लेकिन तेजस्वी महिमा को नीतीश कुमार आरजेडी को बिहार सौंप के वो केंद्र की राजनीति तो करेंगे? दिल्ली जाना है जिसको तो बिहार देखिए, सब नहीं आप पड़ेगा। क्या इनके पार्टी में नहीं है क्या? आरसीपी सिंह नहीं है, ललन सिंह नहीं है, क्या इनको नहीं देंगे ये? हाँ, ये भी सबसे बड़ा ये हो सकता है। प्रश्न है। लेकिन पर- ये भी तो है कि अगर आरसीपी सिंह को देंगे तो ललन सिंह नाराज हो जाएंगे। नहीं, ललन सिंह को देंगे वो तो- अब छोड़िए। फिर इनको देने से तो पूरा पार्टी सबसे नाराज हो बड़ी सकता सबसे है बड़ी ना। बात समझिए आप कि क्या आरसीपी सिंह को दे देने से या ललन सिंह को दे देने से बिहार में आरजेडी का वोटर इनको वोट दे देगा? इन लोकसभा का एक सीट यहाँ जीत पाएगा। यही तो प्रश्न सबसे बड़ा इसीलिए प्रश्न राजद है। से देखिए, राजद से हाथ मिलाने का इनको अगर एक नुकसान है कि बिहार देना पड़ रहा है, तो एक फायदा ये भी हो जाएगा कि लोकसभा में इन्हें कुछ सीट आ जाएगा। समझिए, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अभी कोई इस तरह का हार्ड फैसला नहीं लेंगे। अगर लेना भी होगा तो जो भी अपना फाइनल गेम खेलेंगे, जो इनका अंतिम खेल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अब खुद ही बोले हैं कि ये अंतिम चुनाव है, इसका इशारा 20 के लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो हुआ कि बिल्ली को दूध की रखवाली करना हुआ कि जदयू का मर्ज करा के और बिहार छोड़ देना, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं कि सरकार जो है जदयू की अब सैचुरेटेड हो चुकी है, बहुत दिनों से सत्ता में है। और आप ही सोचिए ना, 75 सीट है आरजेडी के पास और जदयू और दोनों मिलन होता है, तो जदयू में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पहले आरजेडी के मेंबर रहे हैं। और क्या ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या जिस तरह जदयू अभी एकजुट उनके लिए खड़ा रहती है, क्या राजद के साथ मिलने के बाद ये दोनों पार्टी नीतीश कुमार के कंट्रोल में रहेगी? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और ये भी हो सकता है कि जीत होने के बाद नीतीश को ही साइड कर दिया जाए। बिल्कुल ये भी हो सकता है। ये बहुत रिस्की खैर, है ये तो 24 का बात है। अभी जो तत्काल सिचुएशन बिहार में देखने को मिल रहा है आदेश जी, वो यही है कि मांझी और साहनी फैक्टर बने देखिए, हुए नीतीश हैं। कुमार बैकग्राउंड बनाना शुरू कर दिए। जातीय जनगणना को लेकर जब प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी के कारण लटका हुआ है। तो नीतीश कुमार जो है वो पॉइंट आउट बीजेपी को करना शुरू कर दिया। और आज भी देखिए, आज लॉकडाउन का फैसला होने वाला है, जहां नीतीश कुमार कल ही बोले कि 7 दिनों के लिए लगाया जा सकता है, लगाना चाहिए, क्योंकि जब बढ़ रहा है मामला तो लगा देना चाहिए। जीवेश मिश्रा का बयान आता है कि बार बार लॉकडाउन नहीं लगाया जा इससे सकता। रहने का यूज्ड टू होना पड़ेगा। हाँ, इसे रहने के लिए आपको आदत कोविड डालना से। पड़ेगा। आपके मुखिया कह रहे हैं कि मामला बढ़ रहा है, 7 दिन के लगाया जाए, और बीजेपी की तरफ से आए, तो ये तो साफ है कि तनातनी है। हाँ, तो तनातनी है। नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार जो है वो ईगो के सामने नहीं अपना लेते हैं। जब उनकी बातों को उनके साथ रहने वाला कोई नहीं मानता है, तब वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो देखिए, सिचुएशन वैसा बन रहा है। नीतीश कुमार भी बीजेपी को जातीय जनगणना को लेकर टारगेट करना शुरू कर दिए हैं। हो सकता है कि बीजेपी को यह डराने के लिए हो, गिदड़भबकी हो, क्योंकि इन्हें भी पता है कि जाएंगे तो जाएंगे कहां। अगर मानिए पार्टी छोड़ देते हैं, ये अपना समर्थन वापस ले लेते हाँ, हैं, बात सही है। अब तब इनको आरजेडी ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। क्या इनको लगता है कि जितना आजादी से ये बीजेपी के साथ काम कर लेते हैं, आरजेडी के साथ काम कर लेंगे? बिल्कुल। वहां भी वो तीसरे नंबर की ही पार्टी रहेंगे, वहां भी वो छोटे ही गठबंधन के जी। रहेंगे। तो नहीं, नहीं, ये वही चीज बात जो है, वही बात है। ये राजेश चीज जी। जो है नीतीश कुमार जो है वो डराने का भी ज्यादा ये कर रहे हैं। वो तो प्रेशर पॉलिटिक्स होता है, प्रेशर पॉलिटिक्स हो लेकिन रहा है, ज्यादा लेकिन सिचुएशन बन रहा है, क्योंकि आरजेडी भी बहुत ज्यादा उतावला है सत्ता में आने के लिए। और खुले तौर पर देखें तो नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को खुला छूट दे रखा है कि आप जातीय जनगणना पर जितना आरोप लगाना है, बीजेपी को जितना टारगेट करना है कर लीजिए। अब बोल दिए कि अगर जातीय जनगणना नहीं होगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। देखिए एक और चीज है, एक और चीज आपको मैं बता दूं जी। कि जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि हम 2021 का जनगणना नहीं कराएंगे, तो ऐसे में जनगणना नहीं होगा तो फिर इन लोगों का ये इतना बड़ा जो एक मुद्दा है वो धरा का धरा ही रह जाएगा। फिर कैसे हो पाएगा? तो फिर 31 तक इंतजार करना पड़ेगा। विशेष राज्य का दर्जा नीतीश जैसे कुमार रहेंगे नहीं उस समय वैसे। तक, उसमें तो नहीं रहेंगे। तो ऐसे में अगर बिहार में ये कराना चाहते हैं तो बीजेपी के द्वारा विरोध होगा ही होगा।
अड़ंगा लगाया ही जाएगा, अभी लगाया जा रहा है, सर्वदलीय बैठक के लिए कुछ बोला नहीं जा रहा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को जिंदा रहने के लिए फैसला लेना पड़ सकता है कि हमें अब बीजेपी को साइड करके हमको अपना पूरा करना है। हाँ, इस बात से सहमत हूं। और इसके लिए वो भले कदम उठा ले, हाँ। फिर से स्पेशल स्टेटस के लिए उठा ले, क्योंकि कुछ भी है रिपोर्ट जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया जा रहा है, नीति आयोग का, इसमें लगातार बिहार फिसड्डी हो रहा है, और उसके चलते घेरा किसको जा रहा है? नीतीश सरकार को, केवल नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है। बीजेपी के जो विधायक हैं चाहे मंत्री हैं इस पर बोलना नहीं चाहते हैं। हाँ, बोलना नहीं चाहते, वो साफ तौर पर अपने आप बीजेपी चुप हो जाती है, चुप हो जाती है। लेकिन नाम तो नीतीश सरकार बिहार में है ना। बिल्कुल। तो ये सारा जो है आरोप नीतीश कुमार अपने ऊपर ले रहे हैं, और उनका छवि जो है वो खराब हो रहा है इसके चलते। तो हो सकता है कि मजबूरन इनको फैसला लेना पड़े, और इसके इंडिकेशन नीतीश कुमार के द्वारा दिए जाने गए शुरू हो गए हैं। और ये कब होगा? देखिए, मांझी और जो सहनी जो है, ये जो है केवल मुखौटा है। नीतीश कुमार कभी फ्रंट में आके काम नहीं करते हैं, वो किसी को आगे करते हैं, पीछे से उनका दिमाग रहता है। तो मांझी और सहनी जो है, सहनी ये बीजेपी से नाराज है, मांझी जो है नीतीश कुमार के नजदीकी है। अब इन दोनों के माध्यम से वो सिचुएशन देख रहे हैं। बीजेपी चुप्पी साधे हुए है, लेकिन नीतीश कुमार वो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ना कुछ होगा जरूर, कुछ ना कुछ। अब देखिए, आपके सहयोगी को, आप सहयोगी हैं, तो सहयोगी को कब ब्लैकमेल किया जाता है? जब उसका क्रूशियल समय चल रहा हो। बीजेपी 5 स्टेटों में चुनाव लड़ रही है, यूपी का बहुत बड़ा एक दाव लगा हुआ है, समझिए लोकसभा के बाद सबसे बड़ा इलेक्शन वही होता है जी। और इस समय अगर प्रेशर नहीं दिया जाएगा तो कब दिया जाएगा? तो ये समय है, हो सकता है 5 जनवरी के बाद यूपी चुनाव का घोषणा होगा, उसी समय नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे, बड़ा इंडिकेशन देंगे। बीजेपी अगर उनके सामने घुटने नहीं टेकी तो हो सकता है कि अपना रास्ता ही अलग कर, और उसका जो मीडियम बनेंगे वो मांझी और सहनी बनेंगे, रास्ता है वो, वाया है। कंक्लूड कर दीजिए। तो चलिए, तो देखिए किस तरह से बिहार में सरकार गिरेगी, और अगर गिरेगी तो कौन गिराएगा, ये आपने देखा। उदित जी अपना पक्ष रखे और आदेशपुरी जो है अपना पक्ष रखे, और दोनों ने बताया कि किस तरह से अगर बिहार में सरकार गिरेगी तो कौन गिराएगा, अगर बनेगी तो किसकी बनेगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।